Lot of younger boys, they call me Baba. So it's like a father. Sometimes I feel pressurized because children are treating me like a father. I have to be the father of everyone. No, I have to perform my duties. Snehalaya has presently 600 children in the rehab center who are born HIV positives. These children were the sons and daughters of the women in prostitution, and this is the last layer of the society, most neglected. People have a lot of prejudices, so no one wants to help them. I thought that you should ask the question to yourself, if not now, then when? If not you, then who? I can't transform the life, but I can bring a little change in their lives as per my capacities. Snehalaya is providing 3 times good quality nutritious food to 600 children in our shelter room, and whenever they are sick we provide them symptomatic treatment and good quality medicines whenever they required. We also have 50 infants and we provide them the food in form of milk powder. I feel really blessed because they have faith and love for me. It's a love without any expectation. आप सभी लोगों से बात कर पा रहा हूँ, इसकी मुझे बेहद खुशी है। दोस्तों, एक अलग दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। पिछले 20 महीनों से कोरोना बीमारी के कारण लगभग हमारा जनजीवन एक जगह रुक सा गया है। अगर देखें सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। आम इंसान के सामने तो चुनौतियों का मानो ढेर लगा है। तो ऐसी स्थितियों में भी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग समाज जीवन में एक आशा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबको मैं सलाम करता हूँ। स्वामी विवेकानंद शुरुआत से ही मेरे कार्य की प्रेरणा रही है। आज भी जब दुविधाएं आती है तब स्वामी जी को याद करता हूँ, स्वामी जी के किताबों को पढ़ता हूँ, स्वामी जी का संदेश ऑडियो क्लिप आजकल मिलती हैं, यूट्यूब पे आजकल मिलता है, बहुत कुछ सुनने की कोशिश करता हूँ जिससे कि दुविधाएं निकल जाती है और रास्ता बड़ा साफ दिखता है। स्नेहालय के काम की शुरुआत मेरे बचपन में हुई। कार्य की शुरुआत होने में तो समय लगा, लेकिन जो कार्य का बीज होता है वो मेरे बचपन में मेरे मन में बोया गया। जब मैं 12 साल का था तब मैं मैथमेटिक्स के क्लास के लिए एक टीचर के पास जाया करता था। मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर था, कच्चा था। जब मैं उसके पास जाता था तब एक रेड लाइट एरिया से मुझे गुजरना पड़ता था, उसका नाम था चित्रा गली। मैं अहमदनगर शहर से जुड़ा हूं जो महाराष्ट्र के बीचों बीच आता है, और अगर इस शहर की खासियत आपको बताऊं तो ये लगभग 535 साल पुराना शहर है और इस शहर में आर्मी की बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स है। और आप जानते हैं जहाँ फौज होती है वहां जो चीजें आती है उसमें एक होता है रेड लाइट एरिया। तो वैसा हमारे यहाँ भी बड़े रेड, मेरे बचपन में 4 हुआ करते थे, उसमें से सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया था चित्रा गली, जहां से मैं क्लास को गुजरता था। जब मैं जाता था तब मैं देखता था कि मेरी उम्र की लड़कियां वहां पे खड़ी हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, लोग उनसे बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। कभी कभी देखता था कि भीड़ आती थी, कभी जवानों की भीड़, कभी गुंडों की भीड़, कभी कस्टमर की भीड़, और एक जो नई लड़की होगी या छोटी लड़की होगी उसको पकड़ के उसके साथ सामुदायिक बलात्कार किया जाता था। वो चिल्लाती थी, मदद के लिए लोगों के पास भीख मांगती थी, लेकिन कोई मदद नहीं करता था। लोग सिर्फ चीख पुकार सुनते थे और दिमाग दिल थोड़े समय के लिए दुख लगता था, लेकिन बाद में सब निकाल के अपने रास्ते से चल पड़ते थे। तो मानो लोगों को दिल का लेप्रेसी हो गई थी, दिल का महारोग हम कह सकते हैं उसको, कि जो संवेदनाओं को पहुंचने नहीं देता। कि हम लोगों को अपनी जिंदगी जीनी है, मजा करना है, आनंद लेना है, और अपनी जिंदगी में अगर ऐसी पेनफुल दुख भरी बातों को हम याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी दुख होता है, हमारा आनंद कम हो जाता है। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं, जो दिखता है, जो समझता है, जो अनुभव आता है उसको भुला के लोग एक नई सोच वाली जो उनके सोच में होती है वो जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। असलियत से भागने का सब बहुत सारे लोगों का प्रयास रहता है। वैसा मैं भी शुरुआत में बोला कि इससे मेरा क्या संबंध, मेरा तो कोई संबंध नहीं, तो मैं क्यों उसको देखूं और सोचूं। लेकिन जब मैंने देखा तब बड़ा गहरा धक्का मुझे लगा। मेरे बचपन से ही मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखता आया हूँ। मेरे नाना जी स्वतंत्रता आंदोलन में थे, मेरे माँ बाप टीचर थे, लेकिन क्योंकि नाना जी स्वतंत्रता आंदोलन में थे, मैं बचपन से ऐसे लोगों को देखता था जो देश और समाज के बारे में ज्यादा सोचते थे।
कपड़े फटा करते थे, उनकी चप्पल टूटी रहती थी, उनकी जेब में खाने को कुछ नहीं रहता था, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई होती थी। मुझे लगता था ये क्या पागल लोग हैं जो अपनी जिंदगी सुधारने के अलावा देश और समाज के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये लोग तो खुश थे, मानो उनका जीवन का उद्देश्य उनका था कि समाज और देश की भलाई। तो मुझे मुझे बहुत बार वो मैं सोचता ही था कि ये कैसे लोग हैं जो अपने प्रश्न और परेशानियों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं और दूसरों के दुख में काम करके उससे उनको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। दर्द बांटते हैं ये लोग, मतलब दूसरों का दर्द बांट के लेते हैं, दूसरों के दुख अपने साथ जोड़ते हैं और काम करते हैं। ये कैसे लोग हैं? तो इस ऐसे लोग मैंने बहुत देखे, तो तब उनके जिंदगी का अर्थ मुझे नहीं समझा था, जो बाद में मुझे समझने लगा। तो मैं जब ये जब देखता था ये अत्याचार महिलाओं के ऊपर, बड़ा दुख होता था और मुझे लगा मुझे कुछ तो करना चाहिए। तब मैं 12-13 साल का था। जब मैं बड़ा हुआ और कॉलेज में जाने लगा 10वीं के बाद, तो एक दोस्त था जो एक ऐसे समाज से आता था जहाँ महिलाएं और लड़कियों को पेशा करने के लिए भेजा जाता था, उनका इस्तेमाल किया जाता था। और अपने भारत में आज भी एक जाति व्यवस्था है। भारत की शोकांतिका क्या है? इतने सारे बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अन्ना भाऊ साठे, सावित्रीबाई फुले, कितने बड़े बड़े लोग होके गए। संत बड़े बड़े हो गए, संत कबीर, संत ना गुरु नानक, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास। पूरे देश में कहीं भी जाए संतों के इतने सारे आपको नाम और इतनी ज्यादा महिमा आपको सुनने को मिलेगी। और इन सब ने कहा है कि इंसान की कोई और जाति नहीं होती, इंसान की एक ही जाति होती है, वो है इंसान। और कोई इंसान इंसान में कोई भेद नहीं है, सबने ये कहा है। सबके ये कहने के बावजूद आज भी हमारा समाज मानो जाति, धर्म और पोट जात, उपजात, भाषा, इन आधार पर इतने उसके टुकड़े हुए हैं। और कभी कभी लगता है कि भारत एक राष्ट्र है, ऐसा हम जोर जोर से कहते हैं, लेकिन असल में तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कपड़े जोड़ के बनाई हुई चद्दर है, ऐसा लगता है बहुत बार। तो इसका मल्टी कलर होना बहुत आनंददायी है, लेकिन जब ये होता है कि टुकड़े आपस में जोड़ के नहीं लेते हैं और उसकी जो एक चद्दर बनती है उस वो जब बिखर जाती है, तब बड़ा कई बार दुख का अनुभव आता है। लोग पहले जात से जुड़े हैं, फिर देश से जुड़े हैं। तो ये इस प्रकार का समाज और देश हमारे आसपास है, उसमें हम लोग रहते हैं, उसका हम लोग हिस्सा है। तो मैं भी जब वो देख रहा था दृश्य, मैंने अपने दोस्त को पूछा, यार तेरी 16 साल की बहन धंधा कर रही है, शरीर बेच रही है, मतलब माँ खड़ी है वहां पे, 70 साल की बुढ़ी दादी अंदर है जिसको जो चाय के कप पे कस्टमर ले रही है, उसकी हालत भी नहीं है। और जो मेल कम्युनिटी है, पुरुष है, बाहर बैठ के पैसा लेके कस्टमर को अंदर भेज रही है। तो बहुत दुख भरा है। तो उसने कहा क्या करूं, यह हमारी जाति की बदनसीबी है, यहाँ ये थोपा गया है, यह हमने स्वीकार नहीं किया है। और उसने मुझे कहा कि देखो आज भी कहीं भी चोरी हो जाती है तो लोग कहते हैं हाँ चोरी डकैती हुई है तो कोई फलाने जात के लोग होंगे। कहीं भी अगर दंगा होता है तो लोग कहते हैं हाँ यार दंगा हुआ तो वो उस धर्म के लोग होंगे। कहीं भी अगर बहुत सारे लोग आ, दूसरे लोगों का मैल ना, शीट अपने सर पे उठाते थे। एक जात पे हमने ये लाद दिया कि आपकी औकात ऐसी है कि आप सर पे लोगों का मैल उठाओ और वो करो। कितने जातियां हमारे सामाजिक व्यवस्था ने लोगों पे की है, खास करके दलित और आदिवासी और जो भटके विमुक्त समुदाय है उनके साथ बहुत ज्यादती हजारों साल हम लोग करते आए। तो ये स्थितियां थी। मेरे दोस्त ने कहा मैं बेबस हूँ, मेरी जात पंचायत होती है और ये हमारे जाति का धंधा है, ये जाति का बिजनेस है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पल भर के लिए सोचता रहा कि ये भगवान की कृपा है कि मैं एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप टीचर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पैदा होता और अगर मुझे अपनी माँ बाप बहन यहाँ पे दिखती तो क्या मैं क्या करता? सिर्फ देख के सोचता, दुख करके चला जाता आगे, क्या कुछ करता? तो मेरे मन में गाने में कुछ तो करता। मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझसे बनता है वो तो मैं जरूर करता। और इस बात ने मुझे बड़ा ही आश्वस्त कर दिया और लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपनी जिंदगी में। क्योंकि जिस प्रकार का हमारा भारतीय समाज है, उस समाज के सबसे निचले हिस्से में ये लोग हैं और ये बहुत ही घृणित जिंदगी जीते हैं, एक गुलाम की जिंदगी जीते हैं और इनके बारे में किसी को कोई रहम नहीं है, कोई आस्था नहीं है। लोग इनको ही गुनहगार मानते हैं। जो औरत पेशा करती है, लोग ये नहीं सोचते कि इसको किसी ने यहाँ लाके इतनी जाति की है।
एक अच्छी औरत की और एक अच्छी लड़की की वेश्या बनाई है, ये नहीं कोई सोचता। लोग सोचते हैं कि ये तो गुनहगार है, इसको काम नहीं करना है, मजा करना है, खाना है पीना है, इसके लिए यहाँ आती है, अय्याशी करना अच्छा लगता है, इसके लिए यहाँ आती है। तो ये समाज की सोच है जो बहुत ही सारी गलत फहमियों पे बुनियाद पर उसकी खड़ी है। लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं सकता था, तब मैं छोटा था। फिर मेरी जिंदगी में एक दौर आया जब मैं युवा आंदोलन से जुड़ गया। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत साल काम किया, 10 साल से ज्यादा साल काम किया। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए, अच्छे अच्छे पूर्णकालीन लोग मुझे मिले जो यहाँ युवाओं को और विद्यार्थियों को उनकी जिंदगी को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे थे और नैतिकता की बुनियाद सिखाने की कोशिश यहाँ पे होती थी। ये सारी चीजें मैंने देखी, पूरा देश देखा, कभी कश्मीर का आंदोलन, कभी आसाम का आंदोलन, तो पूरा देश देखा। बहुत सारे डर मन से चले गए। अगर जेब में पैसा नहीं हो तो क्या होगा, साथ में लोग नहीं है तो क्या होगा। पैसे नहीं है तो भी कोई भूखा नहीं मरता, हमको मालूम है, कहीं से भी अनाज आ जाता है। इस देश की वो अच्छाई है। दूसरा, अगर लोग नहीं है तो क्या होगा, आप कहीं भी चौराहे पे खड़े हो जाओ कुर्सी पे, तो मेरे जो सिखाने वाले लोग थे जिनसे मैंने बहुत सीखा जिन्हें, वो बोलते थे अगर ये सांप और ना अलग अलग प्राणियों को सड़क पे दिखा के लोग अगर जमा हो सकते हैं तो अच्छी सोच बता के क्यों नहीं लोग जमा होंगे। आप बात तो करना शुरू करो। और वो सही था, लोग जमा होते थे। और फिर किसी भी प्रकार की हालात और लोग इनसे जमा के लेना, इनसे संवाद बनाना, इसकी एक समायोजन की क्षमता होती है, वो भी इस पूरे कार्य के कारण विकसित हुई। और देश कैसा है ये देखने को मिला, क्योंकि बहुत जगह जाते थे, लोगों में रहते थे, तो ये एक बहुत अच्छा हुआ। दूसरा ही, मैंने बहुत सारे एक शोध यात्रा मानो जैसी शुरू हुई, जबकि मैं अलग अलग लोग अलग अलग सामाजिक विषयों में काम करते थे, उनके पास मैं गया, उनको करीब से देखा। उसमें 1986 में बाबा आमटे जी के पास गया, फिर अन्ना हजारे जी के साथ काम करने की कोशिश की। फिर विजयाताई लवाटे नाम की लेडी थी जो वेश्या महिलाओं के साथ बहुत साल से काम कर रही थी, उससे मिला। फिर मुंबई में कामाटीपुरे में एक नया काम शुरू हुआ था प्रेरणा का, यंग लेडी थी डॉक्टर प्रीति पाटकर, उसको देखा। अलग अलग लोग अलग अलग काम अपने देश में कर रहे थे, जमीन से जुड़ के, लोगों से जुड़ के, उसको मैंने देखा। और लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छे काम है, इनसे बहुत सारी कल्पनाएं सीखने को मिली। और खैर किससे क्या क्या सीखा ये बताऊंगा तो वही लेक्चर का हिस्सा हो जाएगा, इसके लिए मैं वो तो नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन उनसे सबसे बहुत सीखने को मिला। साथ ही में मैं पढ़ने का बहुत मुझे शौक था, तो स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ये लोगों के बारे में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट लगा पढ़ने में, क्योंकि जिंदगी को और समाज जीवन को जितनी गहराई से इन लोगों ने देखा और समझा और लिखा, ये बहुत अद्भुत बात थी। स्वामी जी की तो युवाओं के लिए स्वामी जी तो एक जबरदस्त असीम प्रेरणा के रूप में आज भी है, कल भी थे और आने वाले कल में भी होने वाले हैं। तो वो सब पढ़ने का भी एक असर मेरे मन पे हुआ। जब मैं 88 में मेरा कॉलेज खत्म होते आया तो मैंने सोचा क्या अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ पेट भरने के लिए करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। वैसे मेरी पढ़ाई एमए एमफिल पीएचडी हुई है पॉलिटिकल साइंस में। मैंने सोशियोलॉजी, लॉ, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, ऐसी चीजों में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो साथ में वो सब एक साथ ही चल रहा था। तो जब ये ऐसे सब काम चल रहे थे, पढ़ाई चल रही थी, तो घर के लोग बोलते थे यार तू यूपीएससी कर, फादर बोलते थे यूपीएससी कर या फौज में भर्ती हो जा। मुझे लगता था समाज के लिए कुछ करूं, तो वो हमेशा बोलते थे कि देख, समाज के लिए कुछ करना है तो तू अगर कलेक्टर बन जाता है, आईएएस हो जाता है, कितने बड़े पैमाने पे तू कर पाएगा, नहीं तो तू एक या दो लोगों का काम करेगा। अगर तू बन जाता है, सिस्टम में आता है, तो 1000 लोगों का काम करेगा। लेकिन मैंने कहा कि बाबा, उनको बाबा बोलता था मैं, कि मैंने कहा कि देखो, मुझे खुद काम करने का अनुभव लेना है, मेरे हाथ से किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव आए, ये मैं देखना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ और मेरे पास जो पद के कारण अधिकार आते हैं उसके कारण किसी का भला हुआ, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे हाथ से कुछ होना चाहिए, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। और ऐसा लगा कि अब मानो जिंदगी में शायद आगे कुछ जमेगा नहीं। और गुरु मिले बहुत सारे। तो एक गुरु थे मेरे मामा, कौंडिन्य टीचर थे, मेरे फादर के भी टीचर थे, मेरे भी, मैं उनको गुरु ही मानता हूँ, सीनियर थे। तो पूछा, बताया उन्होंने कि भाई
दो सवाल खुद को पूछो, आज नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट मी देन हु। और दो सवालों के जवाब जब ढूंढने जाओगे तब अपने आप रास्ता दिख जाएगा क्या करना है। मुझे लगा कि मैं अगर आज कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पिछले लगभग 8-10 सालों से मैं एक चीज के बारे में, 7-8 सालों से मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगा, क्योंकि मैं अपनी माँ बहन दादी को उस रेड लाइट एरिया में कभी नहीं देख सकता। तो ये ईश्वर की कृपा है, मैं अच्छे परिवार में पैदा हुआ, लेकिन अगर वहां पैदा होता और मुझे अपने लोग वहां पे दिखते तो ये जो सोच है ना, आ, ये मेरी ताबीज है। ये ताबीज मुझे काम करने की हिम्मत देता है, प्रेरणा देता है, और रुकने नहीं देता जिंदगी में, और कभी मैं निराश भी नहीं होता। अनुभव तो अच्छे अच्छे बुरे आते रहते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं आपको तो मैं कोई सोशल वर्क नहीं करता हूं, मैं दूसरे के लिए कोई काम नहीं करता हूं। मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि मुझे गिल्टी ना लगे, मुझे अपराधी भाव मेरे मन में ना आए, और अ, मैं अपने लिए काम करता हूँ। तो इसके लिए कोई अपेक्षा नहीं रखता। अपेक्षा आती है तो दुख आता है, अपेक्षा आती है तो डिप्रेशन आ जाता है। बहुत बार हम सोचते कुछ और है, करते कोई और है, और लोगों की जो रिस्पॉन्सेस आते हैं कुछ और होते हैं। तो ये सब जो जिंदगी से अनुभव मिले, जो सोच बनी, इसमें कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद की बड़ा अहम योगदान है। स्वामी जी कहते थे वो आदमी देशद्रोही होता है जो अपना अनुभव, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमताएं, इनका उपयोग कभी अपने ही समाज के निचले स्तर के लोगों के लिए नहीं करता। मुझे आज भी वो बात बहुत याद आती है। वो इतने, उनके एक एक कोट में इतना दम है। और वो कहते थे मैं उस मनुष्य की सेवा करता हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य, उस प्रभु की सेवा करता हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मतलब उनकी राय में ईश्वर की सेवा का मतलब है मनुष्य की सेवा, जो पीड़ित है, जो खराब हालत में है। तो स्वामी जी की जो ये सोच रही है उससे मैं हमेशा प्रभावित रहा। अभी एक लंबी कहानी है मेरी, जहाँ से शुरुआत हुई। मैं रेड लाइट एरिया में गया, मुझे अच्छे बुरे अनुभव आए, और मैं कुछ अलग ही सोच रहा था। मुझे लग रहा था महिलाओं के लिए काम करूं, लेकिन जब मैं रेड लाइट एरिया में 1988 में पहली बार गया तब महिलाओं ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और मुझे लग रहा था अरे उनसे, उनकी मैं शराब छुड़ाऊं, उनका धंधा छुड़ाऊं, उनका एक सम्मानित नागरिक बनने के लिए उनकी मदद करूं, लेकिन कोई उसके लिए तैयार नहीं था। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये लोगों को आदतें लगाई हुई हैं, इनको सबके, इनके दिमाग काम नहीं करते, इनको एडिक्शंस लगाए हुए हैं, क्योंकि वो भागे नहीं धंधे से। इनका इकोनॉमिक्स पूरा कोलैप्स है। इनको अच्छी चीजें आप बता भी सकते हैं तो आपको ये मालूम नहीं है कि इनके रेगुलर पार्टनर कौन है, इनकी जिंदगी को कौन प्रभावित करता है, कौन इनकी जिंदगी का हकदार है असल में। आप आके ऊपरा ऊपरी प्रबोधन की बातें करेंगे, कोई आपका सुनेगा नहीं। मैंने पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो एक ताई थी 18-19 साल की, उसने कहा कि देखो हमारी जिंदगी तो खराब हो चुकी है, अब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके उस वक्त 3 बच्चे थे, उसके पेट में भी एक बच्चा था। उसने कहा मेरे बच्चों को संभालो, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ पे कस्टमर आते हैं जो इन बच्चों का भी लैंगिक शोषण करते हैं, और ये बच्चे सारे अच्छी बुरी बातें देखते हैं, और ये बच्चे जाके शराब लाते हैं और सिगरेट लाते हैं, और इन्हें आदतें उनको भी लग जाती है। तो आप कुछ करना है तो इन बच्चों के लिए कुछ करो। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ करते हैं। फिर दो बच्चों को, मुझे 2 बच्चे मिले, तो मुझे बहुत खुशी हो गई। और मैं 2 बच्चों को लेके सामने वाला जो कारपोरेशन का ग्राउंड था वहां पे आया, और मैंने उन बच्चों के लिए उनको खिलाया, उनके साथ बातें की, और मेरा उनके साथ दोस्ती हो गई। फिर उनकी जिंदगी के जानने की, मैं जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की। बहुत मजा आया। फिर उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनको कहानियां बताऊं, मुझे भूत प्रेत की कहानियां बहुत आती है। तो मैंने वो उनको बताई, तो वो बहुत खुश होकर चले गए। फिर दूसरे दिन जब मैं आया तो वहाँ 20 बच्चे थे, और मैं तो खुशी में घर गया था, यार मेरी तो जिंदगी सफल हो गई, मैंने 2 बच्चों के लिए काम किया। अब मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने किया, मैंने कुछ। लेकिन जब दूसरे दिन गया मैं देखने के लिए, मुझे लगा चलो दोस्ती हुई है तो थोड़ा थोड़ा जाया करूंगा। तो 20 बच्चे थे, तो लगा चलो अच्छा है, 20 बच्चे, 2 घंटे कहानी सुने, बातें सुने, प्रार्थना सीखे, स्कूल में मैं उनको डालूं, 20 बच्चों को डालूंगा। 3 महीने में मेरे पास 100 से ज्यादा बच्चे आने लगे, सारे रेड लाइट एरिया से। मानो मैंने जो काम शुरू किया था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो गया, क्योंकि इतने बच्चों को चिल्लाते थे बच्चे, उनको मैनेज करना, उनको सिखाना, उनके प्रश्न को छुड़ाना,
मेरा पूरा दिन रात खाना पीना उठना बैठना, मानो ये बच्चे और उनकी जो आसपास की दुनिया थी उससे मैं लिप्त हो गया पूरा। मुझे कुछ सोचने का अवसर ही कम हो गया। और ये बच्चे बड़े प्यार से मुझे कोई दादा बोलता था, कोई बाबा बोलता था। और मुझे लगता था जब कोई आपको दादा बाबा बोलता है तो आप इनके प्यार को नकार कैसे सकते हैं, या आप उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते कि ये तो बेनिफिशियरी है, मैं तो इनको थोड़ी बहुत मदद करके निकल जाऊंगा जितना मुझसे होता है। जैसा आप अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई को जिस प्रकार से उनके बारे में आप सोचते हैं, ऐसा ही आपको इनके बारे में भी सोचना है। यही भाव मेरे मन में आया। और ये बड़ा टेंशन सा हुआ, क्योंकि कोई बहुत प्यार करता है तो बड़ा टेंशन आ जाता है, कोई बहुत विश्वास आप पे रखता है, कोई आपसे बहुत उम्मीदें करता है प्यार से, तो आप क्या करेंगे। तो ये प्यार और आश्वास भी ना सहन करने की हमारी अपनी क्षमताएं अपने को बनानी पड़ती है। ये सारी बड़ी मूल्यवान चीजें हैं, लेकिन इसका वेट बड़ा जबरदस्त है। तो मैं वही महसूस कर रहा था कि अरे बाप रे, आगे क्या। फिर मैंने सोचा चलो कुछ दिन और काम करता हूँ, फिर कोई ना कोई तो मिलेगा, उसको काम सौंप दूंगा। और कुछ काम मेरे को करना था, लेकिन आज तक मैं इस काम को छोड़ नहीं पाया। फिर मेरे सामने इतने सारे प्रश्न आए, उन प्रश्नों के जवाब ढूंढते ढूंढते आज का स्नेहालय खड़ा हुआ। बहुत सारे चैलेंजेस आए, चैलेंजेस के बारे में बताना लगूंगा तो बहुत समय उसमें जाएगा। लेकिन एक से एक मेरे सामने प्रश्न आते गए, और मैं किसी प्रश्न को प्रतिक्रिया कभी नहीं दी। मैं हमेशा उसको प्रतिसाद देता रहा। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग रिएक्शन, आई यूज्ड टू गिव रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। मेरे सामने प्रश्न आया कि बच्चों को अभी कहाँ रखें। बहुत सारे बच्चे ऑर्फन बच्चे थे, माएँ चली गई थी, किसी किसी की माँ HIV से मर गई थी, तो क्या करे। तो जगह नहीं थी, तो मैंने अपने घर में उनका पहला हॉस्टल शुरू किया। वो भी बड़ी अजीब बात है कि मेरे माँ बाप और भाई ने इसको बहुत मदद की। आज कोई इस दुनिया में नहीं है, सारे लोग चले गए, मेरे माँ बाप भाई जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान रहा, बड़प्पन रहा, कि मैंने जब पूछा उनको मैं इन बच्चों को घर में लाऊं क्या, उन्होंने बोला हाँ लाओ। फिर मैंने पूछा कि उनको संभालने के लिए 2-4 औरतें लगेगी, उन्होंने बोला लाओ। वो 2-4 औरतें बुढ़ी वेश्याएं थी जो पेशा करती थी, अब उनसे धंधा नहीं हो रहा था, तो उनको मैंने घर में लाके रख दिया। तो उन्होंने इस बात, तो देखो, घर से उठा के किसी को मदद देना अच्छी बात है, घर के बाहर जाके सेवा का काम करना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। लेकिन मैंने पूछा था मेरे घर में लाऊंगा उनको, क्योंकि मेरी ये सोच थी कि हम बोलते हैं कि इनको अपनाओ, इनको अपना बनाओ, इनको समाज का हिस्सा बनाओ, लेकिन जब तुम अपने घर में इनको नहीं ले सकते तो ये क्या समाज का हिस्सा बनेंगे, ये तुम्हारे परिवार का भी हिस्सा नहीं बन सकते, तो दुनिया का और समाज का क्या हिस्सा बनेंगे। एक सीधी सी सोच थी। तो मुझे बहुत खुशी हो गई। और वही स्वामी जी भी कहते थे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने से शुरुआत करो तभी होगा। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। हम दूसरों में को बदलने की कोशिश करेंगे, दूसरों में बदलाव देखने की चाहत रखेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में। तो मैंने, मेरे परिवार ने अपनी सोच बदली, ये लोग मेरे परिवार का हिस्सा हुए और मुझे उससे बहुत सीखने को मिला। तो मेरे जो प्रश्न आए, मेरे को प्रश्न आया कि अब मेरे पास इतने बच्चे हो गए, धीरे धीरे घर में नहीं रख सकता था, तो मेरे को संस्था बनानी पड़ी, बढ़ानी पड़ी, जगह ढूंढनी पड़ी, कार्यकर्ता ढूंढने पड़े। और कार्यकर्ता ढूंढे नहीं, जिन लोगों को काम करना था वो अपने आप मुझे ढूंढते आए। पहले मैं लोगों के पीछे पड़ता था कि आप काम करो मेरे साथ, लोग बोलते थे तुम चलो आगे, हम आते हैं पीछे से। फिर पीछे देखता था तो कोई नहीं था। फिर दूसरे दिन मिल के लोग बोलते थे यार ऐसा प्रॉब्लम था, वैसा प्रॉब्लम था, इसकी शादी थी, उसका ब्याह था, इसका इसकी बरसी थी, हाथ दुख रहा था, पैर दुख रहा था, कमर में दर्द था। ये सुन सुन के मैं भी परेशान हुआ। जिसको काम करना है ना, वो कभी कारण नहीं देता, वो काम ही करता है। तो जब ये सारे अनुभव लिए तो मुझे लगा कि मुझे काम करना चाहिए, ये कोई और काम नहीं करेगा। जब जिसको काम करना है मुझे ढूंढ लेगा। और ऐसा ही हुआ, बहुत सारे लोग मिले मुझे जो मेरे जात धर्म मजहब के नहीं थे, जो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, जो मेरे परिवार के नहीं थे, बहुत अलग अलग लोग मिले। और धीरे धीरे स्नेहालय का कारवा बनता गया। फिर मेरे सामने प्रश्न आया, अब इतने बच्चों का क्या करूं, तो संस्था बनी। फिर जगह नहीं थी, किसी ने जगह दे दी। मैं सड़क से चलते चलते ईंटें उठाता था, सीमेंट उठाता था, पुरानी चीजें लोगों से लाता था, पुराने कपड़े लाता था। शादी ब्याह में जो बचा हुआ अनाज रहता था वो हाथगाड़ी पे लेके ढकेल कर लाता था, रात को आधी रात को रेड लाइट एरिया में बांटता था, झोपड़पट्टी में बांटता था। बड़ा मजा आता था। लोग बोलते यार आपने बहुत कष्ट किए, ऐसे वैसे। मैं बोलता भैया ये कष्ट नहीं है, ये मजा है जिंदगी की, आप करके देखो तो जानो। मुझे कभी नहीं लगा आज तक कि मैंने कोई कष्ट किए हैं।
मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने दूसरे के लिए कुछ काम किया है, ये मैंने अपने लिए किया। और जब हम अपने लिए काम करते हैं अपना, तो कोई कष्ट नहीं लगता किसी चीज का। हर अनुभव आपको बहुत आनंद देता है, मजा देता है। तो ऐसी आनंद भरी जिंदगी मेरी रही। फिर ये प्रॉब्लम आया कि छोटे बच्चे रेड लाइट एरिया में लाए जाते हैं, आप 2 बच्चों को हॉस्टल में लाते हैं, 12 बच्चे आ जाते हैं, क्या करेंगे? फिर उनके लिए एंटी ट्रैफिकिंग का ड्राइव शुरू किया। छोटे बच्चों को कैसे निकालना, पुलिस केस करना, विटनेस बनना, पंच बनना, ये मैं बोल रहा हूँ उतना आसान नहीं है। आपको रोज मारा मारी, रोज धमकियां, रोज आपको एक टेरर के साथ लड़ना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग ट्रैफिकिंग में काम करती है, प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट चलाती है, ये इतना आसान नहीं। लेकिन इसके बावजूद 100 से ज्यादा केसेस हमने की, कई बार जान से बार बार बच गए। और एक केस में तो जो 15 साल की लड़की थी, एक 16 साल की लड़की थी, 22 लोग उसका लैंगिक शोषण कर रहे थे। जो 16 साल की लड़की थी उसके केस में 17 लोग उसका लैंगिक शोषण कर रहे थे। तो ये लगभग 8 साल केस चली, रोज रोज पैसे की ऑफर, ब्राइबिंग की कोशिश, इतना कुछ होता था। लेकिन पंच और साक्षीदार मैं और मेरे साथी मतलब बने रहे, और अंत में इस केस में लोगों को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। और ये लोग कौन थे पता है आपको? इसमें पुलिस अफसर थे, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता थे, होटलों के मालिक थे। और ये सब लोगों की मिली भगत हुई, जो हमारे मतलब एक वॉर ही चल रहा था, 8-9 साल का वॉर। क्योंकि ये लोग बोलते थे कि केस पीछे ले लो, विटनेस है, आप झूठा विटनेस दे दो, लड़कियों को प्रोटेक्ट मत करो, क्योंकि वो भी फिर फूट जाएगी, उल्टा जवाब देगी। ये सब हमने नहीं किया। इसमें वकील भी थे, बहुत कुछ बड़ा संघर्ष इसमें हुआ, लेकिन बहुत मजा आया। और एक अनुभव आया कि देखो, जब 10-20 लोग अगर समाज के इकट्ठा रहे ना, तो कितनी भी बड़ी क्रिमिनल ताकत हो, या कितना भी बड़ा क्रिमिनल पुलिस और ब्यूरोक्रेट का नेक्सस हो, उसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। जीत हासिल हो सकती है, हालत बदल सकती है। आज की तारीख में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में 3500 औरतें धंधा करती है, लेकिन एक भी नाबालिग लड़की नहीं है, छोटी लड़की नहीं है। ये कोई पुलिस की करतूत नहीं है, ये एक एनजीओ की टीम की करतूत है, ये पूरे स्नेहालय की जो टीम ने काम किया उसकी करतूत है। अभी सेकंड जनरेशन प्रोस्टिट्यूशन बंद है, नगर डिस्ट्रिक्ट में एक भी प्रोस्टिट्यूट की लड़की या लड़का इस धंधे में नहीं आता है, ये भी बड़ी उपलब्धि है। कोई भी मतलब माइनर्स फ्री ब्रोथेल, बालक मुक्त देह व्यापार नाम की मूवमेंट सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई। अभी बहुत सारी जगह पे लोग उसी मुद्दों के लेके काम करते हैं। फिर हमारा स्कूल शुरू करना पड़ा हमको। फिर HIV पेशेंट को कोई देखता नहीं था, भारत का पहला HIV एड्स पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर 1992-93 में स्नेहालय में शुरू किया। और इनके लिए हॉस्पिटल बनाना पड़ा, क्योंकि लोग ट्रीटमेंट नहीं देते थे इनको। दांत भी बहुत दिक्कतें हैं, आज भी HIV पेशेंट का दांत नहीं कोई निकालता, उसका अगर कोई सर्जरी करनी है नहीं करता, उसकी MTP करनी है, डिलीवरी करनी है। सच्चाई है, मर गया कोई HIV पॉजिटिव तो मौत को अपने रिश्तेदार भी नहीं आते। आज भी इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब जाति प्रथा अगर थोड़ी बहुत कम हुई है सामाजिक व्यवहारों में, लेकिन ये जो जैसे कोरोना पेशेंट है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, HIV है कोई हाथ नहीं लगाएगा, TB है कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस प्रकार की अस्पृश्यता आज भी हमारे समाज में बड़े पैमाने पे दिखती है। तो ये अज्ञान के कारण है। और अज्ञान जब घटेगा, ज्ञान का प्रकाश आएगा, तो सारी चीजें दूर हो जाएगी, ये स्वामी जी बोलते थे। तो ये ज्ञान का प्रकाश, यही सामाजिक संस्थाओं का काम होता है। तो ये सब काम शुरू हुए। फिर चाइल्ड लाइन शुरू किया हमने 97 में। फिर 2003 में जो गवर्नमेंट की चाइल्ड लाइन है उसके साथ उसको जोड़ दिया। फिर हमारा अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया, क्योंकि लोगों तक अपनी बात जानी चाहिए। तो पहले तो वीकली न्यूज़पेपर निकालते थे जो बहुत महंगा पड़ता था। फिर स्टेशन शुरू किया 2010 में। एक 40 एकड़ का हिम्मत ग्राम है, जहाँ HIV पॉजिटिव औरतें, बच्चे और प्रोस्टिट्यूशन छोड़ी हुई औरतें, इनका रिहैबिलिटेशन किया जाता है। यहाँ एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, मिल्क का बिजनेस, डेयरी, ये सब कुछ उनके लिए बनाया हुआ है। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम हम करते हैं, युवाओं के साथ ज्यादा काम करते हैं। युवा निर्माण नाम का प्रोजेक्ट है। तो जहाँ कई संकट होता है देश में, युवाओं की शक्ति वहां पे दौड़ के जाती है। अभी हम लोगों ने शुरुआत की थी बॉम्बे के
दंगों के वक्त, बॉम्बे राइट्स के वक्त, बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था 1991 में, 93 में ब्लास्ट हुए थे, 91 में, 92 में दंगे हुए थे। ये सब दौर में शुरुआत की, तब मुंबई में जाके काम किया, फिर मराठवाड़ा में अर्थक्वेक हुआ, फिर गुजरात में हुआ, तब जाके काम किया। तब से लेके अभी कल परसों बहुत ज्यादा बारिश हो गई महाराष्ट्र के साउथ पार्ट में और कोकण में, तो वहाँ चिपळूण में जाके 20-25 दिन युवा निर्माण की टीम काम करती रही। तो बहुत सारी साइकिल यात्राएं हमने निकाली अलग अलग मुद्दों को लेके। एक 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 2019 में की हमने, क्योंकि गांधी की 150वीं जयंती थी, कस्तूरबा और गांधी की, विनोबा भावे की 125वीं जयंती थी, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कालाराम सत्याग्रह के 90 साल हुए थे, और लोकमान्य तिलक को स्मृति शताब्दी थी, उनको जाके 100 साल हुए थे। तो ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोग एक साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं, नगर से नौखाली तक, मतलब अहमदनगर से बांग्लादेश की नौखाली में जाएंगे, जहाँ महात्मा गांधी ने शांति का प्रयास किया था। जाते जाते हम कलकत्ता जाने वाले हैं, जहाँ हम बेलूर मठ जाएंगे, स्वामी विवेकानंद की जहाँ पैदाइश हुई वहां उस जगह पे जाएंगे, वो सारी चीजें देखेंगे, और जो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की भावधारा है उसके साथ काम करने वाले कई लोगों से हम लोग मिलने वाले हैं। तो 75 दिन, 75 डेज, 3000 किलोमीटर, 500 चेंज मेकर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ऐसे ये हमारी यात्रा गुजरने वाली है। तो युवाओं के लिए आज कार्यक्रम देने की बहुत जरूरत है। भारत देश का सबसे, विश्व का सबसे युवा देश है, 68 करोड़ युवा देश में रहते हैं, लेकिन इन युवाओं को अगर हम लोग कार्यक्रम नहीं दे पाए तो देखिए बड़े खतरनाक से हालात पैदा होंगे। मानों के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ी है, और कोई नैतिक नेतृत्व तो नहीं रहा युवकों के लिए। अगर हम देखें 2011 में युवकों ने पूरे देश में एक परिवर्तन लाया, सामाजिक परिवर्तन था, राजकीय परिवर्तन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा, तो आज सामाजिक और राजकीय व्यवस्था में कुछ बदलाव आए। लेकिन आज आज हम देखेंगे तो कोई नैतिक नेतृत्व युवाओं को नहीं मिल रहा है, और युवाओं की सोच और अपेक्षाओं को समझने में कहीं ना कहीं सिस्टम भी कम पड़ रही है। तो एक कार्यक्रम देने की जरूरत है, तो इसके लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश में आज हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है, अलग अलग जाति की लड़ाइयां चल रही हैं, भाषाओं के युद्ध शुरू हुए हैं, प्रांतों के बीच भी लड़ाइयां शुरू हुई हैं, राजनीति के कारण बहुत कुछ खराब होता जा रहा है। और अगर हम देखें तो हर मुद्दे के पीछे नीति से ज्यादा राजनीति आ गई है, और युवाओं को कुछ कहना है, और युवाओं को सुनने वाले लोग बड़े कम होते जा रहे हैं। तो हम जब यात्रा निकाल रहे हैं तो युवाओं को सुनने वाले हैं जगह जगह जाके, और बांग्लादेश जाएंगे, क्योंकि भारत का वो एक सच्चा साथी है बांग्लादेश। वहां जाएंगे तो वहाँ बहुत सीखने लायक चीजें हैं, वो भी सीख के यहाँ के एनजीओ के लोग, माइक्रो फाइनेंस की काम, कम्युनिटी रेडियोज के काम, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके पुनर्वास का काम, इस पूरे कामों के बारे में अलग अलग संस्थाओं में जाएंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और ये है कि युवाओं को ये एक एक्सपोजर देने की कोशिश है, जगह जगह जाके युवाओं से बात करेंगे। ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये करेंगे तो ही देश में युवाओं को एक दिशा, एक प्रेरणा, एक चेतना उनके लिए हम पैदा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने आसपास में जो कुछ अंधेरी जगह है उसको देखनी चाहिए, और वहां जाके सूरज तो नहीं बन सकते, लेकिन एक छोटा दिया जरूर जलाना चाहिए। क्योंकि अंधेरे को आप कितना भी कोसो, अंधेरा उससे दूर नहीं होगा, कोसने से अंधेरा कभी घटेगा नहीं, लेकिन आप एक छोटा दिया जलाएं तो उजाले की आशा अवश्य बनने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिया जलाने की कोशिश जरूर करो। आपके आसपास झोपड़पट्टी में जाओ, वहां पे काम करो। हम लोग भी झोपड़पट्टी में 2000 बच्चों के साथ रोज काम करते हैं, 8 झोपड़पट्टियों में। स्लम रीडेवलपमेंट में भी काम करते हैं। 1 लाख रुपए में हम लोग स्क्वायर फीट का घर देते हैं अहमदनगर में। अभी एक पूरी झोपड़पट्टी तैयार हो रही है, दिवाली में घरों का हैंडओवर हम लोग करने वाले हैं। बहुत कुछ काम है, काम के बारे में बताते रहूंगा तो मतलब समय ज्यादा लगेगा। स्नेहाधार नाम की हेल्पलाइन है जो बहुत अच्छा काम करती है, रेप से लेके कोर्टिंग, छेड़छाड़, डोमेस्टिक वायलेंस, सब प्रकार की केसेस डे नाइट आती हैं, और डे नाइट हम उनको रिसीव करने के लिए एक अच्छी टीम भी है। तो मुझे लगता है कि आप जो सुनने वाले लोग हैं, स्वामी जी की भावधारा को समझने वाले, मानने वाले लोग हैं, पहले तो अपनी जिंदगी से सारे भेदभाव मिटा दो, जात धर्म मजहब, इसके आगे जाके
मानवता की एक जात है, मानवता का एक ही धर्म है, उसे मानने की हम लोग कोशिश करें। स्वामी जी ऐसा ही मानते थे। स्वामी जी किसी कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। स्वामी जी हमेशा कर्मों में विश्वास करते थे, सत्कर्मों में विश्वास करते थे। और वो यही कहते थे कि प्रार्थना करने वाले हाथों से सेवा करने वाले हाथ श्रेष्ठ है। स्वामी जी की यही भावधारा है। तो उसी भावधारा को अपनाइए। जो अपने आसपास में जाके जहां भी अंधेरा हो, छोटा सा दिया जलाइए, मदद करिए लोगों की, प्यार से बात करिए, स्पर्श करिए लोगों को। अब लोग बोलते हैं आपकी संस्था में आके बड़ी मदद करनी है, क्या करें? मैं कहता हूँ यार, आओ और बच्चों को गोद में ले लो, उनके साथ प्यार से बातें करो, उनके शरीर को हाथ लगाओ। ये कैडबरी, चॉकलेट, खाना पीना, कपड़े, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। लोग प्यार के भूखे हैं। और जो असली बदलाव होता है ना, वो प्यार और विश्वास के साथ होता है। ज्ञान से बदलाव नहीं होता, सेवा से बदलाव होता है। प्यार से बदलाव होता है। तो मुझे इतना ही कहना है कि दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को ईश्वर के करीब लाने के लिए आप किसी दूसरे की रोज मदद करें। कम से कम 1 घंटा दूसरों की भलाई के लिए कुछ काम करें, और कोई अपेक्षा उसके बारे में मत रखें। यही सोचिए कि आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको अपनी जिंदगी बेकार लगेगी, और ऐसा ही लगेगा कि आप ईश्वर से बहुत दूर हैं। कितने भी मंदिरों में जाएंगे, यात्राओं में जाएंगे, जत्राओं में जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। कितने भी लोगों को खाना खिलाओ, 10वीं का खाना खिलाओ, 12वीं का खिलाओ, बरसी का खाना खिलाओ, कोई कोई पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है। जो अगर आप किसी की सेवा करो, छोटी सी मदद करो, तो वो उससे मिलेगा। और मदद करने का ये मतलब नहीं कि जेब से उठा के पैसा दे दो या कुछ खाने की चीजें लेके किसी को दे दो। उसका ये मतलब है कि प्यार करो, आस्था रखो, स्पर्श करो। तो मुझे लगता है मैंने जो स्वामी जी को समझने की कोशिश की है वो ये है, मैंने जो समाज को समझने की कोशिश की है वो ये है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद प्रबोधिनी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या अनुभव करते हैं, वो कुछ और लोगों तक ले जाने की। मैं स्वामी विवेकानंद प्रबोधिनी के जो संस्थापक है, जो कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर नरेंद्र जोशी जी, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे संवाद करने का अवसर दिया। अगर आपको स्नेहालय के बारे में ज्यादा जानना हो तो आप www.snehalaya.org www.snehalaya.org इस वेबसाइट को भेंट दीजिए। अगर आपको कुछ लिखना हो तो info@snehalaya.org यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर आपको बात करनी हो तो आप कभी भी 8788291401 ये मेरा मोबाइल का नंबर है। व्हाट्सएप पे भी है ये नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर एक काम को विजिट करनी है तो आप कभी भी आ सकते हैं, फोन करिए, आ जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो कुछ आप देखते हैं, समझते हैं, तो अपने वो एक प्रार्थना हम लोग गाते हैं, पुणे यूनिवर्सिटी की प्रार्थना है, ज्ञान बनो कर्मशील कर्म ज्ञानवान पुण्यमयी दे आम्हा अक्षर वरदान। मतलब आपका ज्ञान है, उसको कर्मशील में तब्दील करो, उसको कर्म में तब्दील करो, तभी जाके आपको उस ज्ञान की असली अनुभूति आएगी। तो मैं यही कहूंगा कि आपके मन में जो आध्यात्मिक भाव है, सेवा का भाव है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, सेवा की रूप से आप इसको साकार करिए, सेवा के रूप में उसको आविष्कृत कीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी जी।